नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गोस्वामी और आप देख रहे हैं मुझे द एंटरप्रेन्योर पीयूष गोस्वामी चैनल पर। आज मेरे पास वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो उस घटना को बीत तो कुछ टाइम गया है, करीब हफ्ता 10 दिन उसको गुजर चुके हैं, लेकिन उस पर किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर या जो सोशल मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। तो वो सबसे ज़्यादा जो हाईलाइटेड टॉपिक है मेरे लिए, जिस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं ज़्यादा हो सकता है, इसलिए क्योंकि भारत का डायरेक्टली उस बात से कोई लेना देना नहीं है या भारतीय लोगों का डायरेक्ट उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की, तो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से वो घटना बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि आप सोच भी नहीं सकते। वो घटना है व्लादिमीर पुतिन का, यानी कि रशिया के राष्ट्रपति और नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति का जो विज़िट था। रशिया के राष्ट्रपति जो नॉर्थ कोरिया गए थे और उन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे अहम समझौता ये कि अगर एक देश के ऊपर कोई दूसरा तीसरा देश हमला करेगा तो वो एक दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा। यानी कि रशिया के ऊपर अगर यूरोपीय यूनियन या अमेरिका हमला करता है तो वो नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला मारना जाएगा, और अगर नॉर्थ कोरिया के ऊपर अमेरिका या कोई और कंट्री हमला करता है तो वो रशिया के ऊपर हमला माना जाएगा, और दोनों कंट्री एक होकर उस देश से युद्ध करेंगे। अब ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट है कि लोग बाग इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है, मैं रोज़ ये सोचता हूँ कि यार ये जो समझौता हुआ है ये कितना अनोखा समझौता है और कितना खतरनाक समझौता है। खतरनाक इसलिए, रशिया से कई देशों के समझौते होते रहते हैं इस टाइप के, इंडिया से भी समझौते हैं और भी कई कंट्रीज से समझौते हैं, बिल्कुल इस टाइप का नहीं है लेकिन फिर भी मिलिट्री से रिलेटेड बहुत सारे समझौते हैं। लेकिन रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर भले ही दिखावे के लिए ही सही, लेकिन कम से कम इलेक्शन होते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में एम्बेसीज़ हैं, बातचीत होती हैं, अलग अलग जो ग्लोबल समिट्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेशन होता है, G20 में रशिया शामिल है, और सार्क नहीं, शंघाई SCO ऐसे संगठनों में, ब्रिक्स में रशिया शामिल है। यानी कि रशिया की जो मौजूदगी है, जो कम्युनिकेशन है दूसरे देशों के साथ, वो ज़्यादातर मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ उसके कम्युनिकेशन है, बातचीत है और समझौते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो खतरनाक कंट्री है वो है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में क्योंकि तानाशाही शासन है, वहाँ पब्लिक की कोई सुनने वाला नहीं है, ओपिनियन सुनने वाला। प्लस नॉर्थ कोरिया का वर्ल्ड से बिल्कुल रिश्ते कटे हुए हैं, उनकी कोई कहीं एम्बेसी नहीं है, किसी से कोई रिलेशन नहीं है, उनकी आवाज़ या उनकी बातें या उनके कंट्री के अंदर हो क्या रहा है वो सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि चाइना के अंदर जो भी हो रहा है वो भी बहुत मुश्किल से छन छन कर ही आता है, चाइनीज़ लोगों का भी असली दुख कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मैं फिर से वही चाइना के लिए भी कहूँगा कि कम से कम दिखावे के लिए ही सही वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, दिखावे के लिए ही सही दूसरे देशों में आना जाना होता है, एग्रीमेंट्स होते हैं। और चाइना का तो एक जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है BRI वाला, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव वाला, वो ही अपने आप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि वो पूरा ग्लोबली छाया हुआ है। हालांकि कई कंट्रीज़ उसमें से निकल चुके हैं, लेकिन मेरा जो अपनी बात कहने का पर्पस है वो ये कि रशिया के भी कई कंट्रीज से रिलेशन है, टाइप्स हैं, बिजनेस ट्रेड वगैरह सब कुछ होता है, इसी तरह चाइना का भी होता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया, वहाँ से किसी का भी कोई रिलेशन नहीं है, कैसा भी नहीं है, ना डिप्लोमेटिक, ना ट्रेड वाला, ना सोशल, ना पीपल टू पीपल, कैसा भी नहीं। ऊपर से जो वहाँ का तानाशाह है वो इतने खुद अपने आप में क्या बोलना चाहिए, सन की टाइप है कि वो अपने मिनिस्टर्स तक को अगर उसे किसी के ऊपर डाउट हो गया या उसे पसंद नहीं है तो एक मिनिस्टर को उसने स्टेडियम के अंदर छोड़ दिया था और उसके ऊपर फिर पागल कुत्ते छोड़ दिए थे, और उन पागल कुत्ते नहीं, जंगली कुत्तों छोड़ दिए थे, और जंगली कुत्तों ने उसको पूरा नोच कसोट के खा डाला, मार डाला। तो ये है नॉर्थ कोरिया की कंडीशन। दूसरी बात, नॉर्थ कोरिया जितने भी मिसाइल टेस्ट करता है उसका पर्पस
दो होते हैं, मिसाइल अगर सक्सेसफुल हो गई तब तो हो ही गई, वो ताकतवर कंट्री बन गया, और अगर नहीं भी हुई तो वो ऐसे कंट्री की साइड डायरेक्शन में करके उसको छोड़ता है, जैसे कि साउथ कोरिया या जापान की साइड, कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुई और रास्ते में अगर वो गिरती है तो जापान के ऊपर गिर जाए या साउथ कोरिया के ऊपर गिर जाए। तो जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की सोच है वो अपने आप में बहुत पागलपन वाली सोच है, और नॉर्थ कोरिया से ऐसा समझौता होना मेरी नज़र में तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन, कहते हैं ना जैसे डेडली वेपन्स होते हैं ऐसी डेडली कॉम्बिनेशन, ऐसी ये बिल्कुल डेडली कॉम्बिनेशन है। और इस समझौते के अंतर्गत तो जो अमेरिका अपनी डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश करता है पूरे वर्ल्ड वाइड, कि इसकी रक्षा भी हमें करनी है उसकी भी हमें करनी है, तो उस तरीके से वो जापान की रक्षा करते करते नॉर्थ कोरिया को भी थ्रेट कर देता रहता है, चाइना को भी देता रहता है साउथ चाइना सी के लिए। तो इस तरीके से अगर कभी जापान और नॉर्थ कोरिया की लड़ाई होती है तो इसका मतलब माना जाएगा कि ये लड़ाई जापान ने रशिया के ऊपर की है और रशिया उसके साथ मिलकर लड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर यूरोपियन यूनियन या अमेरिका रशिया के ऊपर अटैक करता है तो वो दोनों नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक माना जाएगा, वो दोनों मिलकर लड़ेंगे। बात मिलकर लड़ने की नहीं है, बात पागलपन वाले नेता की, पागल नेता की है। तो मेरे को जो डर है वो पागल नेता से है, ऐसे समझौते से नहीं है, क्योंकि ऐसे समझौते तो अक्सर अलग अलग कंट्रीज़ में होते ही हैं। जैसे फ्रांस और इंडिया के बीच में एक समझौता हुआ था कुछ साल पहले, जिसमें जितना भी स्पेस में जितनी भी जो सुरक्षा होती है, मतलब आजकल तो स्पेस वाली मिसाइल भी हो गई ना रॉकेट को उड़ा देने वाली, तो उसमें एक दूसरे के देश के किसी भी सैटेलाइट के ऊपर अगर अटैक होता है तो वो खुद का अटैक माना जाएगा। जैसे कि अगर फ्रांस की सैटेलाइट के ऊपर कोई कंट्री अटैक करता है तो वो इंडिया पे माना जाएगा, और इंडिया की सैटेलाइट पे अगर कोई अटैक करता है तो वो फ्रांस की सैटेलाइट पे अटैक माना जाएगा, और दोनों मिलके उस थर्ड कंट्री से लड़ेंगे। तो इतना इस लेवल के समझौते या ऐसे कंट्रीज़ के बीच के समझौते तो समझ में आते हैं जो यूएनओ में भी हैं, यूएनओ की बात भी मानते हैं, और वहाँ पे डेमोक्रेसी भी है, और कई कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट हर कंट्री में एम्बेसीज भी हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्री से के साथ रशिया का ये समझौता होना बहुत बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। एक और बात दोस्तों, कि अभी कुछ दिनों बाद मोदी जी जाने वाले हैं रशिया, जहाँ एक दिन के ट्रिप पर, जहाँ उनकी मुलाकात होगी पुतिन से। और इंडिया और रशिया के बीच में जो समझौता अभी हुआ है पिछले 2-4 दिन पहले ही, उस समझौते में यह है कि रशियन जो आर्मी है वो अगर इंडिया को उसकी ज़रूरत पड़ती है और वो इंडिया आती है तो उन्हें वीज़ा की ज़रूरत या ऐसे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, वो आ सकती है। रशिया को ज़रूरत पड़ती है इंडिया की तो इंडियन आर्मी रशिया जा सकती है। अब इसमें लेकिन लिमिटेशन शामिल की गई हैं, जैसे कि 2,500 के करीब शायद सोल्जर्स, कुछ टैंक्स, कुछ मिसाइल्स, मतलब एक लिमिट लगा दी गई है, कि एक कैप लगा दिया गया है कि इतने सोल्जर्स आ सकते हैं और इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो अगर जैसे सपोज़ 2,500 सोल्जर्स को रशिया से इंडिया में आना है तो उनको किसी वीज़ा वगैरह की या इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, और वो तुरंत इंस्टेंट आ सकते हैं। यानी कि इंडिया को अगर ज़रूरत पड़ती है रशिया की तो वो तुरंत बुला सकता है, रशिया को इंडिया की ज़रूरत पड़ती है तो वो तुरंत इंडिया भेज सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया और रशिया का वो समझौता और रशिया और इंडिया का ये समझौता, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, और रिस्पॉन्सिबल कंट्री होने के नाते इंडिया ना तो कभी रशियन आर्मी को ऐसे बेवजह किसी थर्ड कंट्री के ऊपर अटैक करने के लिए बुला लेगा जब तक कि इंडिया के ऊपर अटैक ना हो जाए। और रशिया अगर सपोज़ अगर रशिया को ज़रूरत पड़ती है यूक्रेन वॉर में इंडियन आर्मी की, तो इंडिया ऐसे कदम उठाने वाला नहीं है कि वो अपनी आर्मी वहाँ पर यूक्रेन वॉर के लिए भेज दे। वैसे भी मोदी जी जब मिले थे पुतिन से 5 साल पहले, तब वो बोल चुके हैं, 5 साल पहले नहीं, अभी कुछ पिछले साल ही किसी समिट में के बाद उनकी जो मीटिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने बोला भी था कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो जब वो बोल चुके हैं तो वो यूक्रेन के लिए तो भेजेंगे नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जानकार लोगों का कहना है कि जो इंडिया से अभी मोदी जी जा रहे हैं रशिया, ये ना केवल आगे के मतलब एक फ्रेंडशिप को ट्रस्ट दिखाने वाला स्टेप तो नहीं कहूँगा मैं, उसमें
हाँ मतलब उसी को शो करने के लिए ही वो जा रहे हैं कि हाँ हम दोस्त हैं, क्योंकि अमेरिका तो कभी किसी भी कंट्री का सगा हुआ नहीं है। आप ग्लोब को तेज़ी से घुमाइए और उस पर किसी भी कंट्री के ऊपर अगर आप फिंगर रख देंगे तो वो जो भी कंट्री होगा उसका केवल दिखावे के तौर पर अमेरिका सपोर्ट करता रहा होगा, लेकिन जब वॉर वाला टाइम आया होगा तो अमेरिका उसको छोड़ के भाग जाता है। हमेशा ये उसके हिस्ट्री रही है, चाहे आप इराक वॉर देख लो, अफ़गानिस्तान वाला देख लो, और चाहे कोई भी उठा लो पुराना कंबोडिया वियतनाम वगैरह जो उस साइड हुए थे पहले पुराने वॉर, उसमें भी देख लो वो भी बीच में छोड़ के भाग गए थे। तो अमेरिका की ऐसी हिस्ट्री रही है। तो इंडिया को ये समझ में आ गया है कि जो अमेरिका है वो केवल एक अलाय हो सकता है, एक ट्रस्टवर्थी फ्रेंड नहीं हो सकता। तो उस फ्रेंडशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए मोदी जी जा रहे हैं। लेकिन कुछ जानकार ऐसा कहते हैं कि अभी जो G7 समिट हुई थी इटली में, तो वहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट आए थे और यूक्रेन के प्रेसिडेंट और मोदी जी के बीच में बातचीत हुई थी, और वहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप बिल्कुल न्यूट्रल पर्सन हैं, आपके हमारे से भी रिलेशन है, आपके रशिया से भी रिलेशन है, तो क्यों ना आप इन रिलेशन का फ़ायदा उठा के आप रशिया को समझाइए कि वो लड़ाई ख़त्म करे। तो रशिया ने उन्हीं दिनों को 3 अपनी शर्तें बताई थी कि हमने जितना भी पोर्शन कब्जा लिया है यूक्रेन का वो हमारे पास ही रहेंगे, यूक्रेन कभी नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, और एक और कोई तीसरी शर्त थी जो मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था। जिन दिनों G7 समिट चल रही थी उन्हीं दिनों एक और स्विट्ज़रलैंड में मीटिंग हो रही थी जो पहले से डिसाइडेड थी, जहाँ पर टॉपिक था रशिया यूक्रेन वॉर, और उसमें वॉर रुकवाने के लिए या पीस करवाने के लिए वर्ल्ड के लगभग सभी देशों से वहाँ के लोगों को बुलाया गया था, स्टेट हेड्स को बुलाया गया था। और उसमें इंडिया से ना तो PM मोदी गए थे और ना जयशंकर जी गए थे। इंडिया ने केवल अपने सेक्रेटरी, फॉरेन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भेज दिया था, और उसमें भी इंडिया ने जब लास्ट में जो उनका रेजोल्यूशन होता है वो जो निकल कर आया था, उसको भी इंडिया ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि जब ये रशिया और यूक्रेन के पीस का समिट है और इसमें जो मेन पार्टी है, जब वही समिट में उसको इनवाइट नहीं किया गया है तो फिर ऐसी पीस का क्या फ़ायदा। अगर आप सचमुच में पीस चाहते हैं तो इस समिट में रशिया को भी बुलाना चाहिए था और उसकी भी बात सुननी चाहिए थी। तो ये सारे स्टेप दिखाते हैं कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा हुआ है, और थोड़ा थोड़ा वो वेस्ट के साथ भी खड़ा हुआ है। वेस्ट को नाराज़ नहीं करना चाहता और रशिया को तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया जानता है कि इंडिया को जब भी ज़रूरत पड़ी है तो वो इंडिया का साथ देने के लिए हमेशा रशिया खड़ा हुआ है। तो ऐसे कुछ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चलती रहती है, जिसमें एक मतलब जियोपॉलिटिक्स में तो ये भी कहा जाता है कि एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, यहाँ तक कि जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत कुछ कहती है कि दोनों कंट्रीज़ के कैसे रिलेशन होने वाले हैं, दोनों क्या करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा तो ये कि जब वो मिलते हैं तो वो मिल कैसे रहे हैं, उसी से सादा एनालाइज कर लिया जाता है कि इनके आखिर में रिलेशन हैं कैसे या होने कैसे वाले हैं। जब अभी पुतिन नॉर्थ कोरिया गए थे तो जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग, उन्हें कार का बड़ा शौक है, कार चलाने का। तो जो पुतिन जी हैं उन्होंने उनको नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को कार गिफ्ट की जो दुनिया की सबसे महंगी कार है। लेकिन तानाशाह ने क्या गिफ्ट किया पुतिन को? 2 खतरनाक कुत्ते। जी हाँ, उन्होंने 2 कुत्ते गिफ्ट किए जो उनके साथ पुतिन के साथ रशिया गए। लेकिन मैं आपको सोच का अंतर बता रहा हूँ कि सोच, एक जंगली कुत्ते गिफ्ट कर रहा है और एक जना सब दुनिया की सबसे महंगी कार गिफ्ट कर रहा है, वो भी तब जब रशिया के ऊपर बहुत सारे तरीके के सैंक्शंस लगे हुए हैं। अच्छा, जियोपॉलिटिक्स में मेरे को जब मैं ये सोचता हूँ कि जो ये टाइप्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, जैसे कि इंडिया इसराइल का सपोर्ट करता है, सबको मालूम है। इंडिया ईरान का भी दोस्त है, ये भी सबको मालूम है। लेकिन ईरान और इसराइल की आपस में लड़ाई है। रशिया इसराइल को अपोज करता है लेकिन ईरान को सपोर्ट करता है। रशिया चाइना को भी सपोर्ट करता है, इंडिया को भी सपोर्ट करता है, और चाइना इंडिया का भी दुश्मन है। तो जब ऐसे एक दोस्त भी है एक दुश्मन भी है, दोस्त का दोस्त दुश्मन है या दुश्मन का दोस्त दोस्त है, ये जो जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो है ना, बड़ा खतरनाक है। इसके सामने अगर हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखें, जैसे कि आज जो पार्लियामेंट में हुआ, राहुल गांधी ने जो
अपनी स्पीच में कहा कि ये जो हिंदू हैं ये हमेशा हिंसा हिंसा के बारे में सोचते हैं, इनका असत्य 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 सोचते हैं, और एक और पता नहीं जो भी वर्ड लिया था, और फिर बाद में उन्होंने कह दिया कि ये तो मैंने बीजेपी के लिए कहा है, ना कि सारे हिंदू कम्युनिटी के लिए कहा है। तो मेरा जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कह रहा हूँ कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, वो बहुत फालतू होती है। मतलब मेरी नज़र में वो ऐसा होता है जैसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाइयाँ, मतलब बिना टॉपिक के, बिना किसी बात के कोई सॉल्यूशन, अपोजिशन कोई सॉल्यूशन नहीं बता रही होती है, और जो रूलिंग पार्टी होती है वो जो भी चीज़ कर रही होती है उसको अपोजिशन को अपोज ही करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं देना। अगर मान लो जैसे अग्निवीर का आजकल बहुत नाम आ रहा है, राहुल गांधी ने आज उठाया भी था कि अग्निवीर के ऊपर चर्चा करनी है, तो चर्चा करनी है, वो अग्निवीर की कमियां बताएंगे जो कि शायद रूलिंग पार्टी को भी पता होंगी कमियां, या पब्लिक को भी पता होंगी, लेकिन उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है या इस पॉलिसी को कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, ना उनके पास कोई सुझाव होगा। इसलिए मेरे को जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है या लेक्चर्स होते हैं, इसमें मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे इंटरेस्ट आता है जियो पॉलिटिक्स में, जहाँ पर बहुत लार्ज लेवल का गेम चल रहा होता है और बहुत लार्ज लेवल पे सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, वहाँ का एक एक स्टेप बहुत लार्ज लेवल पर होता है। तो अब कोई नया अगर इंसिडेंट होता है तो मैं आपके सामने दोबारा उस टॉपिक पर बात करूँगा। जो मैंने अभी आपसे बातें की, खास तौर से नॉर्थ कोरिया और रशिया के जो समझौता हुआ है आपस में कि एक दूसरे के ऊपर तीसरा देश को युद्ध करता है तो वह हम दोनों के ऊपर युद्ध माना जाएगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है, इस बारे में मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।